हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वार्म कैलोरीमीटर। क्लियर है? ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये हमारा रिमेनिंग था अभी, है ना, मतलब छूट गया था बाकी के टॉपिक्स में, साथ में कवर नहीं कर पाए, तो इसको हम अब अभी कवर करेंगे। तो अगर मैं वार्म कैलोरीमीटर की बात करूं तो वार्म कैलोरीमीटर क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये एक इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ी बहुत तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, है ना। तो इस लेक्चर में हम दो चीज़ें करेंगे, पहले ये समझ लो। एक तो इसका थ्योरी पार्ट करेंगे, ये काफ़ी छोटा डेफिनेशन है। बाकी इसमें असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, तो जितने भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है अपन उनको करने की कोशिश करेंगे ना। वैसे तो ये लेक्चर फिर काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होने वाली है ना, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है अपन उनको भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं वार्म कैलोरीमीटर की बात करूं तो वार्म कैलोरीमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है। किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, है ना। और इसके थ्रू अपन क्या करते हैं? इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। किसको? इंटरनल एनर्जी को, है ना। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है? जैसे मान लो ये आपके पास कोई भी सिस्टम है और यहाँ पे आपकी रिएक्शंस हो रही हैं, कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं, और यहाँ पे आपने कुछ लिक्विड भर रखा है। अपन वाटर ही ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे? पहले इसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे कि इसमें टेम्परेचर कितना है इस लिक्विड का, जो कि आप अपन वाटर मान के चल रहे हैं। उसका आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया स्टार्टिंग में कितना है, रिएक्शन कैरी आउट कराने से पहले। फिर अपने रिएक्शंस कैरी कराई, मतलब जो भी प्रोसेस करा रहे हैं, फेज चेंज, जितनी भी प्रोसेस अपन बात करेंगे, कंबशन करा रहे हैं या फॉर्मेशन करा रहे हैं, जनरली अपन इसमें कंबशन कराएंगे, है ना। तो कंबशन रिएक्शन आपने कराई तो अब उसकी वजह से हीट रिलीज होगी, तो उस वजह से इस वाटर का भी क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? मतलब इंटरनल एनर्जी। उसी के थ्रू हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दी रखी होगी, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर चेंज आएगा उसी को अपन क्या बोल देंगे? डेल्टा टी। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। ये इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा जो आपने कोई भी एक प्रोसेस करा रहे हैं उससे पहले मेजर किया है, और फाइनल टेम्परेचर वो होगा जो प्रोसेस कराने के बाद जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। क्लियर है? तो उसके डिफरेंस को आप क्या बोलोगे? डेल्टा टी। क्लियर? ठीक है। तो अब हम इसमें पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, तो इसमें लिखोगे वार्म कैलोरीमीटर। वार्म कैलोरीमीटर is an instrument which work on the principle of constant volume, constant volume and it is used to calculate change in internal energy. Calculate change in internal energy, that is डेल्टा यू, या फिर आप बोलो डेल्टा ई, है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेडिकल में डेल्टा यू यूज करता है और मैथ्स वाले में जनरली डेल्टा यू यूज करता है, ठीक है। बात एक ही है। सेकेंड वे में आप इसकी डेफिनेशन और क्या लिख सकते हो? इसमें लिखते हैं इन वार्म कैलोरीमीटर, इन वार्म कैलोरीमीटर we always measure heat release at constant heat released at constant volume, that is we always measure, मेजर डेल्टा यू। सर ये क्या आपने अभी हीट बोला फिर डेल्टा यू बोल दिया? तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है वही आपकी क्या है? इंटरनल एनर्जी है।
ये तो हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बात कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें सर हीट कैसे आप बात कर रहे हो, जैसे आपने कोई कंबशन रिएक्शन की ही हम इसमें बात करेंगे। जैसे आपने कोई कार्बन लिया, ग्रेफाइट ही लिया, जब पहली बात कर चुके हैं कार्बन सॉलिड, तो उसे आप ग्रेफाइट मान के चलोगे। और उसका आपने क्या कराया, कंबशन कराया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं, और कंबशन में कार्बन से हमेशा CO2 गैस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कुछ हीट रिलीज होगी, तो उसे अब ये भी बात की थी हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो इस प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का हीट, ऐसे लिख सकते हैं अगर रिलीज हो रही है तो। ठीक है, तो अपन अभी ऐसे लिख लेते हैं, वैसे अपन ने कई बार यूज किया। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव आएगा, कुल मिला के बात है। ठीक है, क्योंकि कंबशन में हमेशा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है। और हीट आप मेजर कैसे करोगे, तो इसमें लिख लेंगे द हीट मेजर इंक्रीज इन टेम्परेचर, increased in the temperature of surrounding water, ये सराउंडिंग वाटर का आपने क्या किया, टेम्परेचर मेजर करके आपने क्या किया, हीट कैलकुलेट किया कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, उसी हिसाब से आप बोल दोगे इसकी हीट इतनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला है डेल्टा U इक्वल टू क्यू यानी हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे तो आप क्या बोल सकते हो, उसी क्यू को डेल्टा U डेट इज इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं ना। ये इक्वल होता है हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। अब हीट कैपेसिटी वॉल्यूम पे बात करें तो CV की वैल्यू बात कर रही है ना, ये सब हम बात पहले कर चुके हैं, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, जो मैं आपको अभी यहाँ बताया कि जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चंस में आपको दो तरीके से दे सकता है, एक तो डायरेक्टली आपको डेल्टा टी की वैल्यू दे सकता है कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है, नहीं तो दो टेम्परेचर देगा, मान लो बोल दिया 300 केल्विन और 305 केल्विन, तो आपने डिफरेंस निकाल लिया 5। सेकेंड चीज ये क्वेश्चन में आपको हीट दे सकता है, अगर हीट नहीं देगा तो आपको स्पेसिफिक हीट देगा, तो स्पेसिफिक हीट देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हीट कैपेसिटी दिया तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट करोगे, अगर स्पेसिफिक हीट दिए तो आप क्या पुट करोगे, उसकी मास इनटू स्पेसिफिक हीट। क्लियर है। तो इस दो तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको ये तो उसने दे रखा है डेल्टा U, या फिर मैं बोलूं डेल्टा E, यानी कि इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट कराता है इसमें डेल्टा H की वैल्यू, क्या, डेल्टा H की। तो डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें फॉर्मूला यूज करोगे, हमने पढ़ रखा है रिलेशन बिटवीन द डेल्टा H एंड डेल्टा E प्लस का। अरे यार, डेल्टा H डेल्टा E प्लस का, लाइट चली गई ना फिर से, डेल्टा NGRT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पहले ड्राइव भी कर चुके हैं कैसे आता है, तो आप इस रिलेशन से डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे इसके अंदर, है ना, जब भी आपसे डेल्टा H की वैल्यू पूछता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ, देख रहा है ना सही से, क्यों नहीं दिख रहा भाई, 2 ग्राम ऑफ, मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ में, है ना, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड is burnt in presence of excess of oxygen in bomb calorimeter,
मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, मास ऑफ वाटर इन कैलोरी मीटर इज 20 kg, इज 20 kg. Temperature of water raised, temperature of water raised by 6 degree Celsius, by 6 degree Celsius. Calculate heat of combustion, heat of combustion at constant volume, at constant volume and constant pressure, and constant pressure at 27 डिग्री सेल्सियस, है ना. और स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है, स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है 4.2 किलो जूल पर केजी. क्लियर है. अब देखो इसमें पहले आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है. ठीक है. तो सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में आपको बोला है कैलकुलेट करना हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा यू बोलो या फिर डेल्टा वी बोलो. वी ने डेल्टा यू, ये मैं बता चुका हूँ. मेडिकल में डेल्टा यू ई यूज करते हैं और जेई वाले डेल्टा यू यूज करते हैं. बात सेम है. इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है. कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, आपको डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था, डेल्टा एच. तो आपको डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला है. फॉर्मूला यूज करेंगे एम एस डेल्टा टी. क्लियर है. अब यहां से देखो डेल्टा यू इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट यू लिख रहा हूं ना, मैं यहां आपको बता दिया कि अपन हीट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, इंटरनल एनर्जी. तो यहां से एम क्या है, मास. मास आपको दे रखा है 20 kg इंटू एस क्या है, स्पेसिफिक हीट भी आपको केजी में दे रखी है, तो आप डायरेक्टली वही पुट करोगे 4.2, है ना, 4.2. और डेल्टा टी आपको कितना दे रखा है, 6. डायरेक्टली बोल रखा है टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज बाई 6 डिग्री सेल्सियस. कितने से, 6 डिग्री से. तो आपने यहाँ क्या किया, 6 डिग्री से पुट कर दिया. बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ कंबशन हो रहा है, तो कंबशन में हमेशा क्या होता है, हीट रिलीज होती है. क्लियर है. तो यहाँ सिंबल कैसा आना चाहिए, फिर निगेटिव. कैसा आना चाहिए, निगेटिव. ठीक है. समझना, कंबशन की बात कर रहा है तो कंबशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव. ये जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े थे वहां में आपको ये चीज लिखाया था कि कंबशन के केस में हमेशा हीट रिलीज होती है. कुछ एक्सेप्शनल केस थे जो OF2 हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, वहां पे हम बात किए थे सिर्फ इन 2 केसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, या बोलो कि रिलीज नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में इनर्ट मटेरियल था और उसमें आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा जल्दी से किसी के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता. तो इनके रीजंस भी हम वहां देख चुके थे. तो कुल मिला के ये आपको पता होना चाहिए कि कंबशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे. तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 504 किलो जूल, है ना. इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे कितना हो गया, 120 इंटू 4.2 कितना होगा, 504 किलो जूल. ठीक है. बट ये आपका इंटरनल एनर्जी आई है, किसके लिए आई है, अभी 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड के लिए आई है. किसके लिए, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड. सर कैसे पता चला, जो आपको क्वेश्चंस में दी है, अभी तो आपने उन कंडीशंस में निकाला है ना, तो क्वेश्चंस में आपको अभी 2 ग्राम दे रखा है, तो ये तो अभी किसके लिए आई है, 2 ग्राम के लिए आई है. तो यहां से आप 1 ग्राम के लिए निकाल सकते हो ना, है ना. तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू फॉर 1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड.
तो 2 ग्राम के लिए इतनी है, तो 1 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 के लिए आ जाएगी, है ना, किलो जूल। क्लियर है। तो यहां से 1 ग्राम के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। बट आपको जब यहां से आपसे कंबशन किसका करा रहा है, बर्न इन द प्रेजेंस बेंजोइक एसिड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन इन वार्म कैलोरीमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ बेंजोइक एसिड क्या होता है, C7H6O2 लिक्विड फॉर्म में होगा, प्लस ऑक्सीजन गैस, और यहां से जब कंबशन कराते हो तो कंबशन रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, 7CO2 गैस प्लस का 3H2O लिक्विड फॉर्म होगा। क्लियर है। तो आप पहले तो यहां से डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लो, जो कि अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है डेल्टा एच के लिए। तो डेल्टा एनजी कितना आएगा 7, अच्छा इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना 14 प्लस 3 17 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 15/2 डेट इज माइनस का 1/2 आ गया आपका डेल्टा एनजी। तो यहां से आप देखो कंबशन कितने का कराया है, 1 मोल का कराया है ना, कितने का कराया है 1 मोल का, कुछ भी नहीं बोला तो आपको 1 मोल का ही कराना है, मान के चलना है। तो ये आप पे 1 ग्राम की आ गई। तो डेल्टा यू फॉर, मैं अभी इस क्वेश्चन में हर चीज ऐसे लिख रहा हूं पर बार बार हर में नहीं लिखेंगे, है ना। डेल्टा यू फॉर 1 मोल, और 1 मोल में वेट का है तो 1 ग्राम का है, तो ग्राम में अपन इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितने ग्राम होगा इसका, यानी कि मोलर मास कितना होगा इसका 122। इसका मोलर मास कितना आएगा 122, ये आपको आता है कैलकुलेट करना, 122 ग्राम। डेल्टा यू फॉर 1 मोल और 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर है। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, डेल्टा यू इक्वल टू 104/2, ये तो था 1 ग्राम का, आपको कैलकुलेट करना 122 ग्राम का। तो आप 122 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 ग्राम का इतना है तो 120 का कितना होगा, उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन सभी को आती है, ठीक है। तो अभी आप इसको इतना ही छोड़ दो, चाहो तो कैलकुलेट कर लो, यहां से चलो कर ही लेते हैं, 61 है ना। तो यहां से कितना आ गया, अभी पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 54 × 61 किलो जूल, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच के लिए अभी आपको रिलेशन बताया, डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस में भाई है ना, माइनस सिंबल नहीं छोड़ना है, ये माइनस था ना। तो यहां से डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस का 504 × 61 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। और आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो आपको पता है गैस कांस्टेंट है 25/3 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। क्लियर है, ठीक है। बट देखने वाली बात है ये किलो जूल में और ये केल्विन में, तो आपको ये जूल में, ये किलो जूल में, ये वाली इंटरनल एनर्जी ये अभी अपन ने वैल्यू पुट की है वो जूल के लिए की है, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो ये भी किलो जूल में हो जाएगा। क्लियर है। देखो 3 से जाएगा 100 टाइम्स, 2 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से जाएगा 2 और ये 5 से जाएगा 5। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, माइनस का 504 × 61 माइनस ऑफ ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 2 × 2 4। क्लियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो फाइनली आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 30745.25 किलो जूल। क्लियर है, ये आ गई आपके पास डेल्टा एच। तो देखो आपसे क्वेश्चन में यही 2 चीज पूछा था, एक तो पूछा था इंटरनल एनर्जी, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपने वो ये कैलकुलेट कर ली यहां पर, ठीक है। और ये पूछा था आपको मतलब आपसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर को हीट पे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, तो आपने वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अपन ने इसमें एक तरीके से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एग्जाम में आपसे 2 चीज नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा, या तो यहाँ तक ही पूछेगा या फिर ये वैल्यू डायरेक्ट देगा तो आपसे ये पूछेगा। समझ रहे हो ना, इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो दिख रहा है ना कि काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बोलता जा रहा हूँ सारी चीजें। क्वेश्चन है
4 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, 4 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट is 1 in a bomb calorimeter, is 1 in a bomb calorimeter of heat capacity is 30 kilojoule per mole in excess of oxygen at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure. The temperature rise 300 to 304 केल्विन, ये भी केल्विन है ना, 300 केल्विन टू 304 केल्विन। आगे बोला है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, enthalpy of combustion of graphite, है ना, इन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल में ही बताना है, ठीक है। तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताना है किसका, ग्रेफाइट का, दैट इज डेल्टा एच की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, है ना, आप साथ साथ में अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो भी आपकी क्लियरिटी हो सकती है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको हीट कैपेसिटी दी है, और हीट कैपेसिटी आपको कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 30 किलोजूल पर मोल। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेट इज सीवी की वैल्यू दी है आपको 30 किलोजूल पर मोल। दूसरा टेम्परेचर, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 300 से 304 हो रहा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 केल्विन, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या करोगे, पहले डेल्टा यू निकाल लोगे। तो डेल्टा यू क्या था, सीवी डेल्टा टी, बट यहां भी कंबशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगाओगे, है ना। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, सीवी की वैल्यू 30, डेल्टा टी की वैल्यू 4, डेट मीन्स 120 माइनस का 120, यहां से आपके पास इंटरनल एनर्जी आ गई, ठीक है। और ये किस में आई है, किलोजूल पर मोल, क्योंकि वैल्यू आपको किलोजूल में दे रखी है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है वो आपके पास कितने ग्राम के लिए आई है, 4 ग्राम के लिए। देखो क्वेश्चन में 4 ग्राम बोल रखा है, कितना बोल रखा है क्वेश्चन में, 4 ग्राम, ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं डेल्टा यू फॉर 4 ग्राम ऑफ कार्बन कितना है, माइनस का 120। तो डेल्टा यू फॉर 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, माइनस का 120/4, ठीक है। और अब देखो 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम की वैल्यू आ गई। अब आपको कंबशन कराना है कार्बन का, मतलब ये आपके पास कार्बन है, इसका कंबशन कराओगे, कार्बन ग्रेफाइट ही मानेंगे जब कुछ नहीं बोला है तो। ये गैस होगी, कंबशन में आपको CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन, ये तो कई बार बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो डेल्टा यू फॉर 1 मोल बोलो, या फिर 1 मोल कार्बन में कितना वेट होगा, 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, माइनस का 120/4 इंटू 12 के लिए वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 4 मोल की नहीं थी, ये 1 मोल की नहीं है, 1 ग्राम की है, तो आपको यहां से भी ग्राम के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3, डेट मीन्स यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 360, ठीक है। अब आप आ जाओ डेल्टा एच के लिए।
तो डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एन जी आर टी प्लस का डेल्टा यू। चलो इसको मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एच इक्वल टू, अब देखो इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, इधर 1 है प्रोडक्ट साइड में गैसियस प्रोडक्ट, इधर भी 1 है यानी कि 0। तो यहां से हो गया पूरी टर्म में 0, क्योंकि डेल्टा एन जी 0, तो आर और टी की वैल्यू भी पुट करो तो क्या हो जाएगा 0। और इंटरनल एनर्जी कितनी है, माइनस का 360। तो फाइनली देखो ये तो 0 हो गया, जो आपका डेल्टा एच था वही आपका क्या हो गया, डेल्टा ई किलोजूल पर मोल। जो डेल्टा ई था मतलब इंटरनल एनर्जी था, वही क्या हो गया, डेल्टा एच। देखा, तो ऐसे क्वेश्चंस इससे फॉर्म होते हैं। क्लियर है, काफी आसान है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं है ना, आप लोग लिखते जाओगे, अपन सीधा आंसर की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 100 जूल, यानी कि सीवी की वैल्यू आपको दी है 100 जूल है ना। when 1 ग्राम मास दे दिया आपको 1 ग्राम, क्या जरूरत नहीं है। when 1 ग्राम C7H16 was 1 in the calorimeter, was 1 यानी जलता है, in the bomb calorimeter the temperature rised, that is delta T, the temperature rised by 5 degrees Celsius, by 5 degrees Celsius. The value of delta H है ना, the value of delta H at 300 Kelvin, at 300 Kelvin आपको डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर किस पर, 300 केल्विन पर। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दे रखी है ये जूल में दे रखी है, सीवी की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अब देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे, सीवी डेल्टा टी। सीवी की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर में कितना, 100 इंटू डेल्टा टी है 5। बस कंबशन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे। बर्न बोल रहा है इसमें, तो बर्न का मतलब क्या है, कंबशन। कंबशन में भी अपन जलाते हैं। तो यहां से ये कितना आ गया, माइनस का 500 जूल। क्लियर है, ठीक है सर। तो यहाँ आपके पास ये 500 जूल आ गया, बट ये कितने की ग्राम के लिए आया है, 1 ग्राम के लिए। क्वेश्चन में बोला है 1 ग्राम, है ना, आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो ये 1 ग्राम के लिए इतना है, तो 1 ग्राम के लिए इतना है। तो आपको बोला निकाल, कंबशन करा किसके रहे हैं, C7H16 का, इसका कंबशन वो करा रहे हैं। तो इसके कंबशन से आपके पास 7 तो CO2 गैस आएंगी प्लस 8 H2O वाटर आएगा। टोटल हो गया 14 22, यानी कि 11 H2O गैस आएगा। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 माइनस का 11 डेट इज माइनस का 4। पहली बात, बट ये तो अभी आपके लिए, आपके पास कितने ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में 1 ग्राम दे रखा है। तो आप पहले यहां से इसका मास निकालोगे कितना आ रहा है, तो इसका आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम, है ना। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं फॉर डेल्टा यू फॉर 100 ग्राम ऑफ C7H6 कितना हो जाएगा, 100 इंटू माइनस का 500 जूल। क्लियर है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 इंटू 10⁴ जूल। ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 500 को। ठीक है सर, अब आपको निकालना है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर है बॉस, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू है आपके पास माइनस का 5 इंटू 10⁴ प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू है 4 इंटू
आर की जगह आप पुट कर दोगे 25/3, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। क्लियर है? यहाँ से 3 से कट करोगे तो ये 100 हो गया। देख रहे हो 25/3 पुट करने का क्या फ़ायदा है आपको, है ना? ठीक है सर। और यहाँ से 25 × 4 कितना हो गया 100, और ये 100 है यानी कि 10⁴ यहाँ भी हो गया। तो माइनस का 5 × 10⁴, माइनस ऑफ 10⁴, ये भी 25 चौक 100, तो 100 × 100। ठीक है। तो अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, माइनस का 10⁴ कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या 5, इधर क्या बचेगा 1। तो फाइनली कितना आ गया 6 × 10⁴ जूल आया है। अगर आपको किलो जूल में निकालना है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 60 किलो जूल। 1000 से डिवाइड करोगे यानी कि 10⁻³ से, तो ये किस में हो जाएगा 60 किलो जूल, और ये है आपका जूल में। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे द हीट ऑफ कंबशन ऑफ नेप्थलीन, द हीट ऑफ कंबशन of naphthalene that is C10H8 solid, है ना, at constant volume is 1228.2 kilocalorie at 25 डिग्री सेल्सियस। आगे बोल रहा है व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर भी क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको हीट ऑफ रिएक्शन बोला है तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, आप तो इधर जाओ सीधे, कांस्टेंट प्रेशर पे बोला है ना, तो हीट ऑफ रिएक्शन भी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज डेल्टा एच की ही वैल्यू आपसे पूछ रहे हो। ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब डेल्टा यू देखो, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ नेप्थलीन दैट इज C10H8 एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 1228.2 किलो कैलोरी। आपको डायरेक्टली ही यहाँ पे वैल्यू दे दी है उसने, किसकी, डेल्टा यू की। ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी है ना, हीट ऑफ कंबशन सीधा बोला है वो। तो ये आपको दे रखी है 1228.2 किलो कैलोरी। क्लियर है? बट यहाँ पे ये चीज फिर से नहीं भूलना है, मैं फिर से बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि आप कंबशन करा रहे हो तो ये वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में, है ना, किस में होगी, नेगेटिव में। तो ये आपको खुद से मेंशन करना है, किस में होगी, नेगेटिव में। अब कंबशन कराना है किसका, C10H8 सॉलिड का। कंबशन करा रहे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है। तो यहां से आप देखोगे C कार्बन 10 है तो 10 तो आपके पास CO2 गैस फॉर्म हो गई। दूसरी बात क्या है कि इसके पास हाइड्रोजन 8 है तो 4 H2O फॉर्म होंगे, बट H2O लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है। ये 10 CO2 है ना। ठीक है। अब बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 20 + 4 24, इधर कितने हैं जल्दी बोलो, इधर 2 है तो आप क्या करोगे 12 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसके लिए आप निकालोगे डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स एट प्रोडक्ट साइड दैट इज 10 माइनस गैसियस मॉलिक्यूल्स एट रिएक्टेंट साइड दैट इज 12, दैट मीन्स माइनस का 2 आ गया आपके पास डेल्टा एनजी की वैल्यू। क्लियर है? ठीक है सर। अब हम यहां से देखेंगे कि अब आपको डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एनजीआरटी यूज कर लेना है। तो डेल्टा एच, डेल्टा यू की वैल्यू माइनस का 1228.2 प्लस डेल्टा एनजी की वैल्यू माइनस का 2, आर की वैल्यू
आप पुट करोगे 8.314 इंटू टेम्परेचर आपको 20 क्या दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिया, क्या 25/3, तो यार यहाँ कोई फायदा नहीं है अपन को। क्यों, क्योंकि 3 से ये देखो डायरेक्टली कट नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, तो अपन ऐसे ही ले लो सीधे से। ठीक है, अब ये किलो कैलोरी में है ना, तो आप इसको भी क्या करोगे, पहले कन्वर्ट करोगे किलो में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया, जिससे ये भी किलो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो अच्छा ये आपका क्या है, किलो कैलोरी में, तो आपको यहाँ फिर गैस की जगह अब क्या करना पड़ेगा, ए भी आपको कैलोरी में वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। तो गैस कांस्टेंट डेट इज आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, 2, है ना, ये आपको पता है कितनी होती है, 2, है ना, मैं ही मतलब कई बार बता चुका हूँ आपको। तो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस का 1228.2, इधर कितना हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 4 इंटू 298 करोगे तो आपके पास आएगा 1192 डिवाइड बाई 1000। क्लियर है, तो यहाँ से डेल्टा एच कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1228.2 माइनस का 1000 से डिवाइड करो तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, डेट इज 1.192। क्लियर है, अब ये भी आपका क्या हो गया, किलो कैलोरी में, ये भी किलो कैलोरी में, है ना। अगर आप इसको ये वैल्यू पुट करते 8.314, तो ये जूल में होता, किलो जूल में, है ना। आपको तो कैलोरी में रखना है ना, सेम यूनिट करने के लिए, तो कैलोरी की 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो फाइनली यहाँ से डेल्टा एच कितना आ गया, माइनस का 122, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9.39 किलो कैलोरी। क्लियर, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई फाइनली किसकी, डेल्टा एच की वैल्यू। क्लियर है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको अगर याद हो तो मैं आपको एक चीज़ बोला था कि डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो आप देख रहे हो यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू ये आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू ये आ रही है, देख रहे हो कितना चेंज है, 1.192 किलो कैलोरी, तो काफ़ी कम चेंज आता है। ऑब्जेक्टिव में आप ये आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन 1 मोल of a non-ideal gas undergoes a change of state, undergoes a change of state, that is 20 atm 3.01, ये आपका क्या है प्रेशर, तो मैं आपको इसको 3 लिख देता हूँ, है ना, तो जैसे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर आप 3 लिख लेते हो, है ना, 3, और टेम्परेचर 98 केल्विन, 98 केल्विन। यहाँ से ये चेंज होता है और किस स्टेट में जाता है, इसका प्रेशर हो जाता है 4 atm, ये वॉल्यूम है कितना लीटर में, है ना, 4 atm, और वॉल्यूम हो जाता है 5 लीटर, और टेम्परेचर 245 केल्विन। ये एरो का मतलब है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है विथ अ चेंज इन देखो हो सकता है थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे तो इतना दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं है ना, तो लेक्चर बनाना है, अब लाइट तो वैसे ही नहीं आई है यहाँ पे, तो बस अब समझ लो बन रहा है लेक्चर, है ना। तो इस लेक्चर में थोड़ा हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा इधर उधर हो, चेंज इन, तो इसलिए मैं सारी चीज़ वैसे ही बोल रहा हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, आपको दे रखा है क्वेश्चन में
30.0 लीटर एटीएम, ये यूनिट है उसकी, लीटर एटीएम। ये 0.0 इसके बाद नहीं तो आप उसी में जान समझ लो उसको ओ क्या है। द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी that is delta H of the process in liter ATM। यूनिट क्या होता नहीं आपको, लीटर एटीएम में। क्लियर? तो पहले खुद से कैलकुलेट कर लो, है ना, मैं तो करा ही रहा हूँ, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन लेंदी है, आंसर काफ़ी छोटा है। तो फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ही प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो यहाँ ई और यू से कंफ्यूज ना होना, कई बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ से आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई की डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है उसने 30, एटीएम लीटर में ही दे रखी है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये आपके लिए गैस का तो नहीं है, इसने क्या स्टेट चेंज का आ गया, तो स्टेट चेंज के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला तो अब आपका यूज नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ आके फंस जाओगे। तो अपन फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस का, याद करो मैं बोला था यूनिवर्सल फॉर्मूला ये सब पे लगता है, P2 V2 माइनस का P1 V1, क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहा है। हो तो टेम्परेचर भी रहा है पर टेम्परेचर के लिए ऐसा कोई अपने पास फॉर्मूला भी नहीं था, है ना। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन तो अपन एक पहले कर चुके हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू 30 प्लस का P2 कितना दे रखा है इसमें, P2 डेट इज 4 एटीएम, और V2 कितना दे रखा है 5, माइनस P1 कितना दे रखा है 20 एटीएम, 20 नहीं यार, ये 2 एटीएम है, 2.0 कर लेना उसको, है ना, तो आपको फिर से मिटाना नहीं पड़ेगा, 2.0 कर लेना। तो यहाँ कितना है 2 एटीएम, और वॉल्यूम कितना है आपका 3, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कितना है आपका 3, सही है ना वॉल्यूम, तो ठीक है, ठीक है। तो यहां से अब डेल्टा एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां से एक चीज देखोगे कि यहाँ पे आपका कितना है, ये 30 प्लस का 20 माइनस का 6, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 24, इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस करोगे इसमें से 14 बचेगा, तो 30 प्लस 14 कितना हो गया 44 लीटर एटीएम, है ना। सारी यूनिट आपकी सेम है तो यूनिट कन्वर्जन इसमें अपन को नहीं करना है, ठीक है, समझ आता है इतना। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, लिखोगे फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, प्लस का 3O2 गैस, इट फॉर्म्स 2CO2 गैस, प्लस का 3H2O लिक्विड। आगे बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ heat produced as measured in bomb calorimeter, is 1364.47 kilojoule per mole,
क्या दिया है, किलोजूल पर मोल। आगे बोला है एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम, एक्चुअली में ये आपकी शीट का ही क्वेश्चन है, एज्यूम, ये क्या पिछले 2-3 क्वेश्चन ये मैंने शीट से ही उठाया है ना, जिससे अब इसमें आपको इस टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन का आपका आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जो मेरे को लगता था जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैंने इस वाले टॉपिक की कवर करा दी है। आइडियलिटी, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन और आगे बोला है डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच सी लिखा है, मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर रिएक्शन विल बी, रिएक्शन विल बी कितनी होगी। आर की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखी है 8.314, क्लियर। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। जब क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करोगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस का डेल्टा एन जी आर टी, क्लियर है। तो इस रिएक्शन के लिए पहले डेल्टा एन जी निकाल लो, उसकी तो जरूरत पड़नी है। प्रोडक्ट साइड में कितनी गैस है 2, रिएक्टेंट साइड में कितनी गैस है 3, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया इसके लिए -1, क्लियर है। अगर हम डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच आपको इंटरनल एनर्जी दे रखी है माइनस का कहाँ है 1364.47 किलोजूल, है ना, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज कर दिया है वो। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमको पता है इंटरनल एनर्जी होगी, और वो कैसी होगी, कंबशन हो रहा है तो नेगेटिव ही होगी, ठीक है, ओके। और प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू -1, आर की वैल्यू बोल रखा है 8.314, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला है उसने, तो आप कितना हो जाएगा वो 298 अपॉन 1000 क्यों करा, क्योंकि आपको ये इंटरनल एनर्जी दे रखी है वो किलो जूल में दे रखी है, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, है ना, तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1364.47 माइनस ऑफ, आप देखो ये तो कितना है 8.314 इंटू 1000 से इधर करोगे तो 0.298, है ना। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी -1366। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि उसमें टाइम जाता, आपकी शीट का ही क्वेश्चन है। 94 किलोजूल पर मोल। तो इसमें आप क्या कर सकते थे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना, क्या कर सकते थे कि आपको ऑप्शन दिया रहता है और आप आसानी से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑप्शन देख के आसानी से टिक कर सकते थे। तो इसमें भी आप देखोगे डेल्टा एच की वैल्यू अप्रोक्स सेम आ रही है डेल्टा ई की। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा लेकिन सर इसमें तो अच्छा खासा डिफरेंस आ गया, इसमें 30 थी और इसमें 44। तो एक बात बताऊं, ये भी आपका शीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही कुछ सही नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता सर, यहाँ आप देखो प्रेशर कम था, प्रेशर बढ़ा है, जब प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट यहाँ ने इसने उल्टी कंडीशंस दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया हूं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसने वॉल्यूम तो बढ़ा दिया है, जब भाई प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम थोड़ी ना बढ़ेगा, वॉल्यूम तो घटेगा। बट आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाला है, क्योंकि आपकी शीट में भी इसका 4 आंसर दिया था, मतलब 44, और वैल्यू पुट करने से आ रहा है तो अपन उसे कर लेंगे। बट एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो तो फिर गलत हो गया ना, तो जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो घटना चाहिए, इसने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसलिए इतना डिफरेंस आएगा, अगर आइडियल क्वेश्चन होगा तो आएगा। हाँ, अगर आपके एग्जाम में जेईई नीट में क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज नहीं आएगी, इसमें भी एक्चुअल चीजें आती हैं जो होती हैं, है ना, क्वेश्चंस में। अगर कुछ एज्यूम करके लिया गया, जैसे मान लिया इसको अपन मान लेते हैं कि एज्यूम कर लिया ऐसा हो रहा है ना, तो फिर उसमें लिखा रहता है पेपर में, है ना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं आप लिख लोगे ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट
correctly represent the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics for the given process involving an ideal gas ब्रैकेट में लिखोगे एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो। ब्रैकेट में लिखोगे एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस। ब्रैकेट में लिखोगे एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो। ठीक है, इसका आपको ऑप्शन ए दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस और यहां से इनने ये जो रिलेशन दिया है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दिया है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है ना, डज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, डब्ल्यू क्यू इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। ये सारी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। ऑप्शन सी है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस that is delta u equal to q, and last one that is d है isothermal process, isothermal process। क्लियर, इसके लिए रिलेशन है q इक्वल टू माइनस का w। ठीक है, ओके सर। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको साइक्लिक प्रोसेस बोला है। तो हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू या बोलूं डेल्टा ई उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जीरो, है ना। तो हम पहले सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि ये हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है ना। ठीक है, आप लोगों ने आंसर आइडेंटिफाई कर लिया होगा, तो मैं एक बार सारे ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा। तो हम जानते हैं क्या, कहाँ से, फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसने बोला है पहले क्वेश्चन में फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस का डब्ल्यू। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर ये हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये हीट और ये वर्क है। ठीक है, तो जैसे कि हमको फर्स्ट इक्वेशन में बोला है साइक्लिक प्रोसेस के लिए कि क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम जानते हैं, मैं ऑप्शन एक ही बात कर रहा हूँ, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा ई आपका क्या होता था, जीरो। डेल्टा ई बोलो या फिर डेल्टा यू बोलो, ये जीरो क्यों होता था, क्योंकि हमने बोला था कि जो डेल्टा ई है वो आपका क्या स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है ना। हमने बोला था फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो आप ये बोला साइक्लिक का मतलब तो ये हुआ आप इस पॉइंट से गए, इधर गए, घूम के फिर से उसी पॉइंट पर आ गए। तो भाई उसके लिए आपका इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हम बात कर चुके हैं पहले ही साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो आप जब यहाँ डेल्टा यू की जगह जीरो पुट कर दोगे तो बचेगा क्या, क्यू प्लस का डब्ल्यू। तो यहाँ से फाइनली क्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का डब्ल्यू। मतलब ये होगा फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। आपको बताना क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला तो सही है। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में बोला है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस, और इस चीज के लिए बोला डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू होगा।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है आपका, जीरो होता है। क्यू क्या होता है, जीरो। किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये सारी कंडीशंस हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही हमने पढ़ा है। जब क्यू जीरो तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे क्यू प्लस डब्ल्यू वाले में, तो डेल्टा यू इक्वल टू, क्यू की जगह जीरो पुट किया तो डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आना, डेल्टा यू इक्वल टू क्या आना चाहिए था, डब्ल्यू। बट इसने क्या दे रखा है, माइनस का डब्ल्यू। डेट मीन्स आपका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया ये, जो कि इनकरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट हो गया कौन सा, ये वाला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। बट ये इनकरेक्ट होना क्या चाहिए था, डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू, पर दे क्या रखा है, डेल यू इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन की बात कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन में बोला है आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक प्रोसेस, और इसने रिलेशन दे रखा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। अब आइसोकोरिक, कोरिक से समझ में आ गया, क्या आ गया कि इसमें आपका डेल्टा वी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब ही क्या है, वी कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है आइसोकोरिक में, कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस का डब्ल्यू था, और डब्ल्यू आप कैसे निकालते हो, पी डी वी से, पी डेल्टा वी से। जब डेल्टा वी ही जीरो हो गया तो ये पूरा की पूरा जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स यहां से भी डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये रिलेशन तो क्या है आपका, सही है। ठीक है, वैसे आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ चुका है, बॉम्बे बी। बट अपन सारे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है, अच्छा आप लाइट आगे बताओ, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या रहता था इस प्रोसेस में, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास फॉर्मूला तो वही है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस का डब्ल्यू। और डेल्टा यू आप किसे लिखते हो, एनसीवी डेल्टा टी, गैस के लिए, गैस की ही बात चल रही है। जब डेल्टा टी जीरो हो तो पूरा डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस का डब्ल्यू। तो यहां से आपके पास रिलेशन क्या आ गया, क्यू इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। डेट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपके ये तीन करेक्ट है, एक इनकरेक्ट था बॉम्बे वाला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन सा हो गया, बॉम्बे, डेट इज बी। क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, लास्ट स्टेप, लाइट आ गई है तो इसको सी में एक और कर लेते हैं कि अपन ने कल इक्विलिब्रियम में आपको लास्ट में पढ़ाया था, मिनिमम उसमें 3 क्वेश्चन कराए थे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाले पे, कि स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो इसमें एक जेई मेन में 2019 में क्वेश्चन आया था उसी के ऊपर, है ना। तो मैं उसी क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ, है ना, क्योंकि उस पर अपने क्वेश्चन नहीं किया था, सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन उसका देखा था, है ना। तो क्वेश्चन है आपका, अ प्रोसेस हैज डेल्टा एच 200 जूल पर मोल एंड डेल्टा एस 40 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। out of the values given below choose the minimum temperature above which the process will be spontaneous. The process will be spontaneous. क्लियर। ऑप्शन ये है आपके पास 20 केल्विन बोल रहा है ना। ऑप्शन बी है 4 केल्विन,
ऑप्शन सी है 5 केल्विन, ऑप्शन डी है 12 केल्विन। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन आसान है, हम बात कर चुके हैं पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको रिलेशन बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या रिलेशंस होते हैं, है ना। तो वहाँ से हमने क्या किया था कि यहाँ देखा था, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कराया था, उस पर इक्विलिब्रियम की वैल्यू बताया था, फिर वहाँ से बोला था आप ऐसे ऐसे अगर ऐसे मैं बोला था मान लो ये कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है तो इधर होगा तो ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, टेम्परेचर इधर होगा तो स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसे करके आपको बताया था अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में ही बताया। तो देखो आपको दे क्या रखा था, प्रोसेस एस डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है आपको 200 जूल पर मोल एंड डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है आपको 40 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आउट ऑफ वैल्यू गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस आपकी मिनिमम टेम्परेचर क्या था जिस पर स्पॉन्टेनियस हो रही थी, वो हमने बात की थी जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर था, वही आपका कौन सा टेम्परेचर था जिस पर जो रिएक्शंस थी आपकी कैसी हो जा रही थी, स्पॉन्टेनियस हो जा रही थी, है ना। तो ये सारे पॉइंट में मेंशन कराया था, 3-4 पॉइंट वहां पे। तो बस इसके लिए अब आपको करना क्या रहेगा, रिलेशन निकालना है ना। तो आपके पास फॉर्मूला था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। क्लियर? तो एक्चुअली में जो पॉइंट बताया था आपको, तो सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, डेट इज 0 से कम। अब डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, मैं ये बोल सकता हूं जब टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, डेल्टा एच से। ये बोल सकता हूँ टी डेल्टा एस की, मैं यहाँ मॉड लगा दे रहा हूँ, साइन नहीं मैं यूज किया है क्योंकि ये इस वाली वैल्यू की बात करूँ विदाउट साइन। तब इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन है डेल्टा एस से, डेट मीन्स ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन है, समझ रहे हो ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर। तो आप इसको अब क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू टी, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। चाहे तो आप इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट ही है, इसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं हम इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो आप में देखो यहां से बोल क्या रहे हैं कि आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होगी, साइन छोड़ के, है ना। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर ही तो कैलकुलेट करना है क्योंकि किस टेम्परेचर पे होगी वो ये पूछ रहा है, तो टी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, डेल्टा एस की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 200 और डेल्टा एस की दे रखा है 40। यहां से आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर लोगे, कितना आएगा 5। तो आपके पास किस टेम्परेचर पर वैल्यू होगी 5 केल्विन पे। तो यहां से आप बोल सकते हो कि मिनिमम वो टेम्परेचर जिस पर आपका क्या है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी वो क्या होगा 5 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी कोलकाता, है ना, ठीक है। अब यहां से देखो समझने वाली बात है, जैसे मैं इक्विलिब्रियम के केस में आपको बोल दिया था, अगर आपको याद हो थ्योरी में, कि आप थोड़ा बहुत तो चेंज होगा उन दोनों में, ऐसा करके मैं आपको बताया था, तो अपने उसको मिनिमम मान लेंगे, है ना। तो अगर एग्जैक्ट रीजन की बात करें तो आपका ये है ना, तो ये वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सिंपल लिविंग में अपन ने वैसे बात कर ली थी, थोड़ा सा चेंज होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ क्लियरिटी ही होगी। ये आपका 2019 में JEE का क्वेश्चन है, और ये वाला भी आपका 2019 का है, JEE का मेन के क्वेश्चन है दोनों, है ना। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं कि अगर आपने सारी थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ रखी है तो, है ना। अदरवाइज तो फिर समझ ही रहे हो आप, है ना, जब पढ़ा नहीं है तो टफ लगेगा ही। तो आज के लिए इतना ही, बस पढ़ते रहिए।